हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस डे इनिशिएटिव में आपका एक और बार स्वागत है। हर साल ये इनिशिएटिव आता है, फ्री इनिशिएटिव रहता है जहां पर हम मेंस का एक सवाल हर रोज़ डिस्कस करते हैं। दोस्तों, इस बार जो मेंस का इनिशिएटिव है वो एक और जो चीज़ इसमें खास है वो क्या है कि शेड्यूल के साथ है कि आपको डेली शेड्यूल दिया गया है कि कौन सा सब्जेक्ट कब डिस्कस होगा। पैरेलली दोस्तों, ये तो है एक फ्री इनिशिएटिव कहलाता है मैड। अगर आप चाहते हैं और चीज़ों के बारे में और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना मेंस के, जहाँ पर 5 या 6 सवाल हर रोज़ डिस्कस हो रहे हैं, आप हमारा मेंस का क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी कुछ हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर अवेलेबल है। अगर आप मेंस दे रहे हैं और थोड़ा सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं, डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरह से आपके लिए हम बेस्ट कंटेंट अवेलेबल करवा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का सवाल। दोस्तों, मेंस का आंसर डिस्कस करने से पहले आपको बता दें कि जीएस मेंस की आंसर राइटिंग का हमारा बैच शुरू हो गया है। 108 डेज का ये बैच है, राइट। 108 डेज में 108 क्वेश्चंस आएंगे, रोज का एक क्वेश्चन आएगा और एक नया सब्जेक्ट डील के करेंगे। हर रोज एक डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा एंड आपको उसका आंसर लिखना है, हमें भेजना है, उसको हम चेक करेंगे, उस पर फीडबैक देंगे, आपको वो करेक्टेड आंसर कॉपी भेजेंगे, उसका एक वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक सेट स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। गिवन डे का आपको कैलेंडर मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा क्वेश्चन आना है एंड उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने आंसर लिखने होंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप में राइटिंग की एक हैबिट लेके आनी, एक डिसिप्लिन लेके आना कि रोज आप एटलीस्ट एक आंसर लिख रहे हैं अपने मेंस के लिए, राइट। इसमें इवैल्यूएशन, पीडीएफ ऑफ द मॉडल आंसर एंड वीडियो सॉल्यूशन ऑफ द मॉडल आंसर भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पे जाइए। वहां पे आपको ये एक बैनर मिलेगा, बैनर पे क्लिक कीजिए और आपको हमारे इस पूरे कोर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। स्केड्यूल यहाँ पे आपको लगा हुआ मिल जाएगा। ये जो है ऑर्डर सेम रहेगा, ऑर्डर में कोई डिफरेंस नहीं है। जहां तक डेट्स का सवाल है, डेट्स आपके इस मेंस आंसर राइटिंग बैच 1 के अकॉर्डिंग लगी होंगी, राइट। कॉस्ट है इसकी 10,000 इंक्लूडिंग ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस ऑफ जीएसटी, राइट। तो ये मेंस आंसर राइटिंग बैच। चलिए देखते हैं आज का सवाल। अब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। क्वेश्चन है, clarify how mid 18th century India was beset with a fragmented polity। कि कैसे मिड 18th सेंचुरी इंडिया में, आप लगा लीजिए रफली 1750s का टाइम पीरियड, कैसे पॉलिटी जो थी उस टाइम की फ्रैगमेंटेड थी। तो इंट्रोडक्शन में कॉन्टेक्स्ट सेट करेंगे, बॉडी में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से पॉलिटी फ्रैगमेंटेड थी एंड देन कंक्लूड करेंगे आगे को देखते हुए। तो 1757-50s में स्प्लिट पॉलिटी बताएंगे कि कैसे आने वाले 50-100 साल शेप हुए। एक दो लाइन उसके बारे में लिख के आंसर को कंक्लूड कर देंगे। तो यह है स्ट्रक्चर। आंसर देखते हैं। 18th सेंचुरी इंडिया जो है उसको डार्क एजेस कहा जाता है, क्योंकि एनार्की और केओस जो है दे बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। और जो सेंट्रलाइज्ड स्टेबल मुगल एम्पायर था जो 1526 में आया था, वो ऑलमोस्ट 250 साल बाद वॉज इन अ स्टेट वेयर इट वॉज नॉट एज स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डिडंट हैव अ सेंट्रल स्ट्रॉन्ग फिगर। तो क्या रीजंस थे उसके, वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो फॉल ऑफ द मुगल्स, फ्रैगमेंटेड पॉलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन कि औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, राइट। औरंगजेब के बाद जो औरंगजेब के सक्सेसर्स आए, दे वर ऑल वीक रूलर्स, राइट। एंड औरंगजेब की खुद की पॉलिसीज ऐसी थी कि उन्होंने फ्यूचर में प्रॉब्लम्स सो कर दी थी, फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम्स सो कर दी थी, राइट। औरंगजेब की डेथ के बाद वीक रूलर्स आए, वॉर्स ऑफ सक्सेशन हुए,
मोहम्मद शाह रंगीला आए जरूर, जिन्होंने एक लंबे पीरियड के लिए रूल किया 1719 टू 1748। 29 साल का एक लंबा पीरियड होता है, स्टेबल रूल हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि बहुत ही इनकॉम्पिटेंट रूलर थे और उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से नोबिलिटी के कई सारे मेंबर्स ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल एम्पायर एंड वेंट ऑन देयर ओन टू एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम्स। तो फ्रैगमेंटेड पॉलिटी, मल्टीपल सक्सेसर स्टेट्स। तो मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे अवध एस्टैब्लिश हुई 1722, बंगाल की अलग किंगडम बनी 1717, हैदराबाद 1724, देन पंजाब। अब ये सब जो हैं इन्होंने डायरेक्टली मुगल रूल को चैलेंज नहीं किया, राइट। नाम में अगर हम नॉमिनली देखें तो ये मुगल सॉवरेनिटी एक्सेप्ट भी करते थे, लेकिन अपने अपने रीजन्स में वर्चुअली इंडिपेंडेंट थे, राइट, और अपने तरीके से ही काम करते थे, बिल्कुल ऑटोनॉमी एक्सरसाइज करते थे। तो ग्रेजुअली सीन ऐसा आया मिड 18 सेंचुरी तक आते आते कि पॉलिटी बिल्कुल फ्रैगमेंट हो चुकी थी, कि मुगल एम्पायर नाम में तो था, रूलर तो था, लेकिन एक्चुअली में काम का कुछ नहीं था। देन एक्सटर्नल चैलेंजेस भी आए कुछ, जिन्होंने शेप किया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें थे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के जो अटैक्स हुए। 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया और 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अटैक किया। 67 तक इनके और इनके सक्सेसर्स के अटैक्स चलते रहे। तो जो सेंट्रल मुगल अथॉरिटी थी मोहम्मद शाह रंगीला की उस टाइम पे, उसकी बिल्कुल ही कमर तोड़ दी। नादिर शाह के अटैक ने तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर which led to fragmented polity. Then rise of insurgents and rebels such as Marathas, Sikhs, Jats, Afghans, सारे के सारे ये वो आए जिन्होंने मुगल अथॉरिटी चैलेंज करी, या फिर जो रीजनल रूलर्स थे उनको चैलेंज किया, अवध को चैलेंज किया, राइट। मराठास के साथ लड़ाई हुई अहमद शाह अब्दाली की। तो ये इंसर्जेंट्स और रिबेल्स वर ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई पॉलिटी वॉज वेरी fractured during the period of mid 18th century. Then independent kingdoms का rise हुआ, such as Mysore, केरला, राजपूत स्टेट्स। अब राजपूत स्टेट्स कितने टाइम से मुगल्स के साथ जुड़ी हुई थी, इंडिपेंडेंट थी, ऑटोनमस थी, लेकिन अब मुगल हुकूमत मानने से मना कर दिया था, बिल्कुल इंडिपेंडेंट किंगडम्स बन गई थी। क्यों? क्योंकि मुगल एम्पायर जो था वो वीक हो गया था, रूलर्स बहुत सक्सेसर रूलर्स बहुत वीक थे। देन इकोनॉमिक क्राइसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन बना। क्यों? क्योंकि जागीरदारी में क्राइसिस था, जागीर की शॉर्टेज थी और जागीरदार बहुत बेशुमार थे, कि जागीरदारी लेने वाले बहुत हैं लेकिन जागीर है ही नहीं उनको देने के लिए। तो एग्रेरियन सिस्टम जो था वो एक्सप्लॉयटेटिव बनता गया, कि माउथ्स टू फीड ज्यादा है एंड जगह कम है। तो इसकी वजह से पेजेंट रिवोल्ट्स आने शुरू हो गए। पेजेंट्स सॉर्ट ऑफ इम्पेशेंस आई, पेजेंट्स में इम्पेशेंस आई, पेजेंट अनहैप्पीनेस आई। तो ऑल दिस टुगेदर बिकेम एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन फॉर फ्रैक्चर्ड पॉलिटी इन दी मिड 18th सेंचुरी। देन साथ ही साथ अगर हम पैरेलली देखें, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। दे केम टू इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी, बट मिड 18th सेंचुरी तक आते आते दे बिकेम अ प्रॉपर पॉलिटिकल फोर्स टू रेकन विद। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्होंने साइड्स लेनी शुरू कर दी। फ्रेंच ने एक साइड ली, ब्रिटिश ने एक साइड ली, आपस में लड़ाइयां हुई, जो भी जीता वो अपनी पावर कंसोलिडेट करता गया। एंड 1757 में प्लासे, 1764 में बक्सर। उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी पावर फर्मली कंसोलिडेट कर ली इंडिया में, पॉलिटिकल पावर फर्मली कंसोलिडेट कर ली इंडिया में, राइट। अब कंक्लूड करते हैं, रीजनल पावर्स मुगल एम्पायर को रिप्लेस नहीं कर पाई या थ्रो अवे नहीं कर पाई, लेकिन वो ऐसा कभी करना चाहते भी नहीं थे। वो अपने आप में प्रॉस्परस रहे, अच्छी मिलिट्री पावर भी कईयों ने एस्टैब्लिश करी, कंसोलिडेट करी,
बट कोई भी इस लेवल तक नहीं ग्रो कर पाया कि एक पैन इंडिया पावर बना सके और मुगल्स को रिप्लेस कर सके कि मुगल्स के बाद अब हम आ गए हैं। मराठास ने काफी कोशिश करी बट उस लेवल तक पहुंच नहीं पाए, एंड दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द पॉलिटी ऑफ द मिड 18th सेंचुरी वाज फ्रैगमेंटेड। एंड इसीलिए एक रीजन ये भी था कि ब्रिटिश को ये चैलेंज नहीं कर पाए, और बहुत स्मार्ट तरीके से ब्रिटिश इसका फायदा उठाते गए, और मिड 18th सेंचुरी से मिड 19th सेंचुरी तक 100 साल ब्रिटिश ने एक के बाद एक अपने आप को इतना ग्रो करवाया कि 19th सेंचुरी आते आते ब्रिटिश वर द मोस्ट डोमिनेंट पावरफुल पावर इन इंडिया। राइट, तो ये थी कंक्लूजन इस आंसर की।